हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। छोटी सी टेंशन हो रही है, एग्जाम चल रहे हैं, अभी तक हमारा MC023 का सिलेबस नहीं हुआ है, पर टेंशन ना लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MC023 की। आज हम फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम MC022 स्टार्ट किया था हमने। MC023 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बात करता है आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। क्यों ये लेक्चर देखना चाहिए, क्यों ये जो वीडियो लेक्चर है, ये PDF है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यहाँ पर आपको डिटेल जितना भी आपकी सिलेबस में है ना, चैप्टर में जितना भी कंटेंट है, वो सारा का सारा डिटेल में आपको मिलेगा। दूसरा, सिंपल फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। तीसरा, यहाँ पर आपको साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दैट्स द रीजन ये जो वीडियो लेक्चर्स है, ये PDFs है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो करें स्टार्ट। दिस इज तानु टिप्टा, योर कॉमर्स एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। क्या कहती है ये यूनिट। इवन सबसे पहले हमें जरूरी है कि हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसे समझना है ना, क्योंकि तभी तो हमें समझ में आएगा कि हाँ जी चल क्या रहा है। तो चलो समझते हैं। देखो, लाइफ में जो कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, या मैं कहूं इससे और बड़े लेवल पे चले जाइए, कोई कंपनी है, बिजनेस है, फर्म है, व्हाटएवर। देखो, कोई ना कोई सभी जैसे कि मान लीजिए जो करियाना स्टोर वाले हैं, नॉर्मल जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, क्या सबका कोई ना कोई गोल होगा, या फिर वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। सबका कोई हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। आप सभी का आज क्या मोटिव है कि MC023 का सिलेबस हम करें फटाफट और एग्जाम के अंदर जाकर राइट डाउन करें और अपने मार्क्स को गेन करें। क्या आपका भी यहाँ पे गोल है या नहीं? इवन आपकी लाइफ में जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स आप करते हो, वो आपने पहले सेट किए होंगे, नहीं किए होंगे। तो सबका अपनी लाइफ में एक छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, कोई ना कोई गोल होता है। और उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, एक प्लान करते हो। दैट मीन्स कि किस तरीके से भाई हम कोई काम करेंगे, कि हमारा कौन कौन सी मैं एक्टिविटी परफॉर्म करूं जो कि मेरी डायरेक्ट लिंक करती हो मेरे गोल को अचीव करने में, मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। मतलब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर उन्होंने गोल सेट किया कि भाई हमारा तो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट हमें अब की बार 10% से, या फिर मैं कहूंगी 20% है, मुझे इंक्रीज करना। या फिर कोई कंपनी ये कह रही है कि हमारे पास जो मार्केट शेयर अभी फिलहाल हमने 30% मार्केट शेयर को एक्वायर किया है, हम चाहते हैं अब की बार 45% हो जाए। तो सबका एक गोल है, मींस कि आप प्रेजेंट में खड़े हैं, आप प्रेजेंट में खड़े हैं, और प्रेजेंट में खड़े होकर आप फ्यूचर को अप्रोच कर रहे हैं। यस एवरीवन, प्रेजेंट में खड़े होकर आप फ्यूचर को अप्रोच कर रहे हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में मैं ये पोजीशन होल्ड करूं। और वो पोजीशन ऐसी होल्ड तो होगी नहीं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब आपको मैं मेरी बताऊं, आप लोगों को ये MCOM का सिलेबस प्रोवाइड करने के लिए मैं एकदम से दिसंबर में स्टार्ट नहीं हुई थी। आप लोगों को बता देती हूँ, हमने कम से कम जून के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था कि आपके पास जितने भी 12, 13, 14, 16 सब्जेक्ट हैं, उन सबके लेक्चर्स आपको विद नोट्स आपको ये प्रोवाइड हो जाए। देख पा रहे हो आप, ये जो लिंक जो मैंने दिए हुए ना, इवन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट, इनके अंदर 15-15, 20-20, किसी में 21, किसी में 25 यूनिट्स हैं। वो ऐसे नहीं हुई है, थोड़ी बहुत रहती है, वो थोड़ा बहुत हम कर लेंगे कवर, बट ये एक दिन का काम नहीं है। इनको करने में हमें बहुत ज्यादा महीनों का काम हमने किया है। दैट मीन्स मैंने प्रेजेंट उस टाइम मैंने सोचा था कि मेरा मोटिव क्या है कि भाई MCOM के जितने भी सिलेबस है, जितना भी सब्जेक्ट है, उनको मैं कवर कर दूं। और अब हमारे, मैं आपको बता भी रही हूँ, इन्फॉर्मेशन भी, एग्जाम्पल भी है, ध्यान से समझना। अब हमारे 022, 023 और 04, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी कुछ कुछ वीडियो रहती है, और MC03 तो हमने 23 तो आज हमने स्टार्ट ही की है। तो बाकी के जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 21, 24, क्या वो मैंने एक दिन में किया है? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मैंने प्रेजेंट में खड़े होकर उस टाइम पे मैंने सोचा था कि भाई दिसंबर तक हम कर लेंगे। तो मींस की मैं फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए मैं प्लान कर रही हूं। मैंने, ओ माय गॉड, प्लान तो कर रही हूँ, प्लान करने से पहले मैंने क्या बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई थी। अब आप सोच रहे हैं मैम प्लान और स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है? आएगा बच्चे, ये भी आएगा, पूरा डिफरेंस हम करेंगे।
कि प्लान और स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, प्लान और स्ट्रेटेजी और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है, धीरे धीरे सभी चीजों को कवर करेंगे। पर सबसे पहले मैंने क्या बनाया कि मेरा पहले गोल सेट किया और उस गोल को सेट करने के बाद मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है, और स्ट्रेटेजी कैसे इस तरीके से बनाई कि मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो मेरे पास कंपनी पे आ जाओ, कंपनी एक बड़े लेवल पे हो जाएगी ना, तो मेरे पास जितनी भी मैन पावर है, ठीक है, उनके पास फिनांस होता है, किस तरीके से वो अपने फिनांस का यूज करने वाले, और जितनी भी मशीनें हैं, फिजिकल जितनी भी रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का वो किस तरीके से कहां यूज करेगी, ठीक है, हाउ, व्हेन, हु और whom, ये सभी क्वेश्चंस वहां पर क्लियर होते हैं कि भाई किस तरीके से हम किसी सामान को यूज करेंगे, कैसे करेंगे, कौन यूज करेगा, किसके लिए हम इन चीजों को कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक पूरा बड़ा रोड मैप होता है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि भाई हमें एक तरीके से क्या मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है, ये डायरेक्शन ही तो है, राइट। सो आपने सुना भी होगा, अगर आपको आपका वाई पता है तो आप अपना हाउ अपने आप एक्टिवेट कर सकते हो। यस, अक्सर ये एक कोट, मोटिवेशन का कोट है, अगर आपको वाई पता है क्यों आप पढ़ रहे हो, क्यों आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो तरकीब, प्लानिंग अपने आप बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव, वाई, हमारा ऑब्जेक्टिव ये क्यों रखा हमने, तो आपकी प्लानिंग एक्टिविटी, जो रोड मैप है, जो आपको डायरेक्शन देगी, वो डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं आपको पढ़नी है कि आप अपने मैनेजमेंट की एक्टिविटी में, आप अपने बिजनेस के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से जो स्ट्रेटेजी है, जो टूल है, जो टेक्निक्स है, जो प्रोसेस है, उनका यूज करके बिजनेस के जो गोल आपने सेट किया उसको आप अचीव कर सके। यहां खड़े हैं, आपको यहां पहुंचना है, तो जरूरी है स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमें यही पढ़ना है। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है, किसको, टॉप मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आपके पास हमेशा दो अल्टरनेटिव होंगे या फिर दो से ज्यादा अल्टरनेटिव होंगे, उनमें से किसी एक बेस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। वो बेस्ट तभी सिलेक्ट होगा जब आप चीजों को एनालिसिस करेंगे, आपके रिसोर्सेज को, आपकी मैन पावर को, आपके पास जो टाइम है, कितना कॉस्ट आना चाहिए, ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और वो आपको कैसे प्लान होगा, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करना था 10 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, अच्छा ठीक है। अब मैंने मान लीजिए 10 घंटे के अंदर 12,000 यूनिट को प्रोड्यूस कर दिया, वो भी ठीक है। अब क्या आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं 2000 पॉजिटिव में हूं, लग रहा है? दैट मीन्स आपकी मैन पावर बहुत एफिशिएंट है, आपकी मशीनरी किसी भी तरीके की ऑब्स्टेकल्स यहाँ नहीं है, ये लाइटिंग की प्रोसेस रही है, हर चीज मैटर करती है। तो चीजें डिसीजन लेने के लिए कि हाँ क्या मैं अगली बार 10 घंटे के अंदर क्या मैं 12 से 13,000 यूनिट का टारगेट रख सकता हूं, समझ पा रहे हो? मीन्स कि डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करते हैं। ओके, तो स्ट्रेटेजी वर्क एज अ रोड मैप दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपको ये रोड मैप जरूरी है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक ओवरऑल प्लान होता है। स्ट्रेटेजी आपका, वैसे मैं आपको पहले बता देती हूँ, चलो पहले यही पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होता है, आपकी एक बड़ी प्रोसेस है, बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ये एक मतलब ये मान लीजिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि मेरे को एमकॉम का पूरा सिलेबस करना है, तो इसके लिए ये मेरा गोल हुआ, और इस गोल के अंदर मेरे काफी सारे सब्जेक्ट थे, और सब्जेक्ट के अंदर यूनिट्स थी। तो इन यूनिट्स के रिगार्डिंग मैं क्या बना रही हूँ, प्लान बना रही हूँ। तो मेरे ओवरऑल ये सारे के सारे के रिगार्डिंग जो प्लान होगा वो मेरा क्या कंसीडर करता है, स्ट्रेटेजी कंसीडर करता है, कि आपको गाइड करता है कि किस तरीके से आपके गोल की तरफ अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है कि आपको बताता है कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका एक्शन क्या है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। बेटर क्या, विद इन अ टाइम, विद इन अ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। स्ट्रेटेजी आपको हैंडल करती है, कितनी सारी अनसर्टेनिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 घंटे के अंदर मेरे पास 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो जानी चाहिए, और मैंने क्या किया हुआ है, 5,000 एम्प्लॉय को लगाया हुआ है। ओके, मान लीजिए 10 घंटे के अंदर हमने 12,000 यूनिट को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, आप कितने में पॉजिटिव है, 2,000 यूनिट पॉजिटिव है।
अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन, चौथे दिन, पूरा महीना हमने 2-2 हजार यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की। दैट मीन्स 1 2 3 4 60,000 यूनिट हमारी क्या है, एक्सेस में प्रोड्यूस हुई एज पर अवर स्टैंडर्ड। ठीक है, एकदम से कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, मान लीजिए मशीन खराब हो जाए, या फिर उस एरिया में जो पानी बाढ़ की सिचुएशन आ जाए, जिससे कि क्या है, आप अपने रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री में नहीं लेकर आ रहे, जो मैन पावर है वो इजिली पहुंच नहीं पा रहे, या फिर जो बिजली की कटिंग है वो हो गई है, तो आप कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए 5 दिन तक आपने क्या नहीं किया, काम नहीं किया, तो मीन्स की 5 डेज आएगा, 4 आवर नहीं, 5 डेज तक आपने क्या नहीं किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का काम नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? यस एवरीवन, क्या आपकी ये अनसर्टेनिटी हुई? क्या आपने कभी सोचा था कि हम काम नहीं करेंगे? नहीं, एकदम से कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए, उस चीज से रिकवर होने के लिए, उस चीज को फेस करने के लिए ये स्ट्रेटेजी हेल्प करती है कि आप हर बार ये देख रहे थे कि हाँ जी हमारा एक्सेस में पॉइंट कितने हैं। मैंने कहा 5 दिन मैंने काम नहीं किया, 10 हजार यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी थी, दैट मीन्स हमारा जितना नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी चीजें थी, पर इसका हिसाब किताब तभी आएगा जब आप इन चीजों को ऑन द पेपर रिकॉर्ड करोगे। तो जितनी भी अनसर्टेनिटी है, या फिर मैं कहूं कि मैंने प्लान किया था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि किस तरीके से इग्नू के जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो 25 शीट के ऊपर, ठीक है, विद इन 3 आवर के अंदर पूरा का पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। अगर आपके पास टाइम कम रह जाता है, मान लीजिए आपने कहा कि हर क्वेश्चन के ऊपर मैंने 30 मिनट दिए, किसी क्वेश्चन के ऊपर 40 मिनट लग जाए, तो आप जरूरी है कि उसको एडजस्ट करें नेक्स्ट में। ये बैलेंसिंग करने में आपको स्ट्रेटेजी हेल्प करती है। ठीक है, नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन, दैट मीन्स स्ट्रेटेजी का मतलब सबके लिए सेम नहीं है कि मैं ये कहूं कि भाई आपके, मैं जैसे मेरी प्रोसेस अलग होती है, चीजों, मेरा पूरा दिन का रूटीन अलग होता है, आपका अलग होता है, हर एक बिजनेस, क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, जो कंपनी होती है ना, कंपनी इतनी सारी है, जैसे कि मैं आपको लेती हूँ ममा अर्थ है, ठीक है, फर्स्ट क्राई है, बेबी प्रोडक्ट्स को के थ्रू डील करती है वो, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वो बेबी प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, बट क्या उनके पास जो सोर्स है, क्या वो सेम है? नहीं, क्या पता इसके पास मनी ज्यादा हो, फर्स्ट फ्राई के पास, इसके पास मैन पावर ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दोनों की जो प्लानिंग होने वाली है ना, वो अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि दोनों के जो कॉन्सेप्ट है, रोड मैप है, वो अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि भाई उनके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उनकी नीड कैसी है, उनके पास अब जितने भी अदर फैक्टर्स है वो मैटर करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है, जो प्लान आप बना रहे हो वो डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर, गोल के ऊपर, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, सबके लिए सेम नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं अपने ऑफलाइन क्लास का एग्जांपल दूं तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है जो है ना, वो मेरा सेम नहीं रहता। कुछ बच्चों के लिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, जिनको बहुत कम समझ में आता है, जैसे +2 में अकाउंट्स जो होते हैं सब्जेक्ट, एक्चुअली वो थोड़ा सा बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, तो मेरी जो टेक्निक है वो अलग हो जाती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है। पढ़ाना वही है, पर डिपेंड करता है कि सामने बच्चा कैसा है। समझ पा रहे हो? तो ये जो स्ट्रेटेजी है, प्लान है, वे ऑफ वर्किंग है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन, आपका जो सामने वाला पॉइंट है वो कैसा है। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने प्लानिंग की, प्लानिंग को आपको एग्जीक्यूट करना है, देन उसके बाद आप अचीव करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटेजी हम ये कह सकते हैं कि आपको डायरेक्शन देती है। मोटिवेशन क्यों देती है भाई? यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है, मोटिवेशन क्यों देती है भाई स्ट्रेटेजी? अब मैंने कहा कि भाई मैंने आप लोगों को मैं कहूं, जैसे मैं कहूं, आप लोगों ने कहा कि चलो सोचा कि सुबह कि पूरा दिन में हम 4 यूनिट कंप्लीट करेंगे। कहते वाह जी, 4 यूनिट करके ना, 4 यूनिट करके हम 3 दिन में सारा का सारा काम कंप्लीट कर देंगे। ओके, बट आपने क्या किया, पहले दिन ही आपने 6 यूनिट कर दी। कहते बिल्कुल बढ़िया, 2 पॉजिटिव में है। दूसरे दिन आपने 5 यूनिट कर दी, तो और बढ़िया, तो दैट मीन्स आपकी 11 यूनिट हो गई है, मतलब 1 यूनिट पेंडिंग है, 1 यूनिट यहाँ पे कर लोगे। समझ पा रहे हैं? क्या आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ भाई 4 सोचा था आपने, उससे ज्यादा कर दिया, एक इंटरनल खुशी। भाई मेरे को तो बड़ी होती है जब मेरे को ये सोचती हूँ ना कि आज मेरे को इतने दिन में इतना काम करना, उससे ज्यादा हो जाए, तो मतलब मेरा दिन कहते हैं बन जाता है।
शाम को सोते वक्त इतना आराम रिलैक्स फील होता है कि हाँ आज तुमने कुछ किया है ना। जिस दिन पूरा ना हो, मान लीजिए 4 यूनिट की बजाय 2 यूनिट हो जाए, कुछ भी अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए, शॉर्टकट हो जाए, ठीक है, वट एवर, कोई भी सिचुएशन, ठीक है, वाईफाई बंद हो जाए, ठीक है, बाहर अब जैसे देखो अभी शोर हो रहा है, मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो, तो चीजें ये सारी की सारी फैक्टर इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई काम परफॉर्म करते हो। केवल आप ये नहीं कहते कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, नहीं, आपकी इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है कि जब आप किसी भी वर्क को परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब आया समझ में, एक डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म का आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया होता, आप यहां खड़े हैं, फ्यूचर में आप यहां चाह रहे हो कि मैं यहां इस पोजीशन को होल्ड करूं, तो डेफिनेटली आपको छोटे 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 प्लान बनाने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर, उस पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो चलो प्लान और स्ट्रेटेजी के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लान क्या होता है? एक आउटलाइन होती है, एक स्टेप होते हैं। दैट मीन्स कि जैसे 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 मैंने कहा कि मेरे को एमकॉम का सिलेबस कंप्लीट करना है, भाई कैसे करना है, कितना बड़ा टारगेट है ये, एमकॉम का सिलेबस मीन्स की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सभी, कितना बड़ा टास्क है ये, बट कैसे करना है ये प्लान में आ जाता है कि मीन्स की आप इस तरीके से टुकड़ों में बांट दो। एक प्रोसेस है कि पहले दिन में, पहले 10 दिन में ये यूनिट कर देना, दूसरे दिन ये यूनिट कर देना, 10 दिन के अंदर भी हर एक दिन का हिसाब किताब प्लान में आता है। पर स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी आपकी लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट टर्म है, जैसे 10 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, मैं मेरे पॉइंट ऑफ से एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे आप भी कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 दिन के अंदर आपने 4-4 यूनिट करके पूरी यूनिट खत्म कर देनी, तो 3-3 दिन आपका पूरा गोल क्या है? आपकी पूरी बड़ी यूनिट है, और पर डे के हिसाब से ये आपका प्लान है, ठीक है। जहां पे एक स्टेप में आप काम करते हो, प्रोसेस में काम करते हो कि आप अपने एक्शन को कर रहे हो जिसके थ्रू आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। बट स्ट्रेटेजी क्या है? एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जो कि अचीव करता है ऑब्जेक्टिव को, हैंडल करता है कंपटीशन को एंड एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को। समझ नहीं आया? सुनो, देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC, ठीक है, XYZ ABC। ये भी क्या कर रहा है? जैसे ये भी क्या कर रहा है? गुड्स में डील कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए AC के अंदर डील कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है? गुड्स में ही डील कर रहे हैं, मान लीजिए AC में डील कर रहे हैं, पर इसकी ज्यादा सेल हो रही है, वाई? भाई इसकी स्ट्रैटेजी अलग थी। कैसे मैम? क्योंकि स्ट्रैटेजी तो इसने भी लगाई होगी, इसने भी लगाई होगी, पर इसकी क्या है कि ये क्या कर रहा है? आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है। एसी की जो सर्विस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। एसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ये कस्टमर के पास खुद जाकर अचीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, सॉरी। तो यहां पर कस्टमर को जितनी ज्यादा आप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर उस कंपनी की तरफ, उस दुकान की तरफ ज्यादा प्रेफर करेगी, एज कंपेयर कि आप उनके पास जाएं कि भाई हमारा एसी खराब हो गया, प्लीज इसको ठीक करके आ जाओ, इसकी सर्विस कर दो, आपको फोन करना पड़े। नहीं, जो कंपनी खुद ऐसी चीजें दे रही है तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, तो सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बात है कि स्ट्रेटेजी क्या करता है? आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि जिससे कि आप अपने कंपटीटर से आगे बढ़ पाए। आप यहां हैं, आपका कंपटीटर यहां है, जिसके कारण आपकी सेल भी बढ़ेगी। तो स्ट्रेटेजी का मेन, अगर बात की जाए, मेन मोटिव ये भी होता है कि भाई आपको इन्वायरमेंट के चैलेंजेस से बचाने के लिए, और दूसरा आपके लिए कंपिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं। कंपिटिटिव एडवांटेज दैट मींस कि कंपटीटर से आप अपने आप को ऊपर रख रहे हैं, कैसे? फीचर्स प्रोवाइड करके, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन आ रही है समझ में कि अगर स्कोप के बारे में पढ़े कि जो प्लानिंग है वो आपकी नैरो है और आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी वाइड है। ओके, ये प्लानिंग जस्ट ओनली इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेस पे बनाते हैं कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज इतने हैं, मेरे पास मैन पावर इतनी है, मेरे पास टाइम इतना है, मेरे पास ये चीज इतनी है। पर स्ट्रेटेजी के अंदर ना बच्चे आपके इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल दोनों चीजें क्या होती है? इंक्लूड होती है। इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करके हम बात करते हैं, क्योंकि इंटरनल में क्या होता है? देखो, इंटरनल में आता है मैन पावर, फिनांस, आपकी मशीन, मैनेजर का डिसीजन, और आपकी एक्टिविटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ मेंबर उनका वर्किंग परफॉर्मेंस,
ये इंटरनल है, देखो सबके पास होती है। चाहे आप स्कूल के अंदर ले लीजिए एग्जाम्पल, क्या सब में ऐसा होता है? एक आपका प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर नीचे डायरेक्टर आता है, देन उसके बाद आपके पास आ जाती है जो क्लास इंचार्ज से पहले क्या बोलते हैं उसको, मेरे तो दिमाग से निकल गई, हर एक फ्लोर की होती है वो चार्जेबल इंटर, अरे क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, क्लास, चलो क्लास इंचार्ज ले लेते, मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया, क्लास कोऑर्डिनेटर, हाँ कोऑर्डिनेटर होती है, और देन उसके बाद क्लास इंचार्ज होती है। क्या ये प्रोसेस होती है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, पर स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए तो आप एक स्कूल ठीक है रन कर रहा है, पर उसको अदर स्कूल की भी एक्टिविटी ध्यान में रखनी पड़ती है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहा है, जो अगर रिजल्ट आ रहा है तो उसको टोटली अनाउंस कर रहा है, जो एडमिशन टेस्ट है, ठीक है, कहते हैं ना कि स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, बच्चे एडमिशन लेंगे, तो ये अदर एक्टिविटीज है, जरूरी है कि आपको इनकी तरफ भी ध्यान देना पड़े, तो स्ट्रैटेजी यही होती है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात की जाए, ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, ये हाई फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? अब देखो जितने ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर होंगे उतना ज्यादा आपको नजर आएगा कि आपके डिसीजन में फ्लेक्सिबल नजर आएगी, कि आप इजीली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट कभी भी फिक्स नहीं रहता। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिसी हो गया, जो गवर्नमेंट लेकर आती है, वो कभी फिक्स नहीं होती है, सरकार चेंज हुई, पॉलिसी चेंज हुई, तो जो गवर्नमेंट के जो एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपके ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखकर बिजनेसमैन भी अपनी पॉलिसी में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बट इंटरनली ऐसा बहुत कम होता है, इस वजह से यहाँ पे लेस फ्लेक्सिबल है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि चेंज विद द इन्वायरमेंट के कारण। मैनेजमेंट लेवल, दैट मीन्स प्लानिंग कौन कौन करते हैं, ये ऑलमोस्ट हर लेवल पे की जाती है, चाहे वो आपका टॉप मैनेजमेंट है, चाहे वो लोअर मैनेजमेंट है, या फिर आपका ऑपरेटिंग मैनेजमेंट है, फंक्शनिंग मैनेजमेंट, बट यहां पर तो स्ट्रेटेजी केवल टॉप मैनेजर बनाएगा कि भाई ये गोल है, ये हमें करना है, और इसको कैसे करना है ये आप नीचे वाले प्रोसेस वाले बताएंगे, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करती है मेनली। यहाँ पे एक छोटे से टारगेट, जैसे मैंने कहा कि 10 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर तुम्हें ये पूरी 23 कंप्लीट करनी है, हाँ 023, तो एक स्पेसिफिक टारगेट है, ये कंप्लीट होने के बाद 022 स्टार्ट कर देंगे, ये कंप्लीट होने के बाद 06 स्टार्ट कर देंगे, 07 स्टार्ट कर देंगे, 05 स्टार्ट कर देंगे, बट यहाँ तो क्या है, ओवरऑल गोल है कि आपको एमकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, समझ पा रहे, ये पूरा बड़ा होल है और उस होल के छोटे छोटे पार्ट है। ओके, तो एंड द पॉइंट, अब आपको मीनिंग और इसकी फीचर्स करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि यही सारी चीजें आपकी नीचे आएंगी। मीनिंग पढ़े हम, जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है सब बच्चों को, इतना क्लियर है सब बच्चों को? तो चलो पढ़ो। स्ट्रैटेजी इज द लॉन्ग टर्म प्लान, बताया मैंने, ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्या मैंने बताया ये कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप एक लॉन्ग टर्म प्लान करते हो, और उस प्लान के ऊपर आपको जरूरी है एक्शन भी लेना पड़ेगा, जिससे कि आपकी कंपिटिटिव एडवांटेज हो जाए, दैट मींस कंपटीटर से आप अपना अलग दिखा सके। ठीक है, काफी सारे ऑथर्स आए हैं यहाँ पर, काफी सारे पर्सन ने डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है कि भाई स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब यहाँ पे इंक्लूसिव पॉइंट भी बात की गई है, स्ट्रेटेजी का मतलब आपको एक्सक्लूसिव पॉइंट भी बात की गई है। पढ़ो क्या कहते हैं, कहते हैं स्ट्रेटेजी इज द यूनिफाइड कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान, यूनिफाइड कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान, जो कि लिंक करती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू environmental challenges and ensure the achievement of the basic objective through the proper implementation। ठीक है, आपने प्लान बनाया, आपने स्ट्रेटेजी बनाई, इट्स ओके, बट जरूरी है कि भाई उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा ना। और जितने भी डिपार्टमेंट है, अब देखो मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होती है, कोऑर्डिनेटर होती है, क्लास इंचार्ज होती है, उन सबका मोटिव क्या है भाई, सब बच्चों को पढ़ाना, सबका मोटिव क्या है, बच्चों को पढ़ाना है, बट जो मेन पॉलिसी डिजाइन करने वाला कौन होगा, डायरेक्टर या फिर आपकी जो मेन प्रिंसिपल है। यस, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करती है, टीचर्स करती है, जो क्लास इंचार्ज होती है। यस, तो आपने प्लान बनाया, सबको अपना अपना बता दिया, सबकी एक्टिविटी एक तरफ होनी चाहिए, मींस कि आपका एक कॉमन गोल होना चाहिए, और कॉमन गोल की तरफ सभी की एक्टिविटी, मतलब मान लीजिए ये सभी पर्सन है, काम कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्लान अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, बट सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, यूनिफाइड।
कॉम्प्रिहेंसिव दैट मीन्स बच्चों को पढ़ाना है, सिस्टमेटिक पढ़ाना है, उनकी नॉलेज, उनकी ग्रोथ, उनकी हर चीज को डेवलप करना है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़े लेवल पर अगर बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव बड़े लेवल पर है स्ट्रेटेजी करना। और इन सबको मिलाकर हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि भाई हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। और जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस दैट मीन्स कोई भी पॉलिसी, कोई भी आपका जो कंपटीटर है क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का कितना यूज किया जा रहा है, आपकी स्कूल के अंदर स्मार्ट बोर्ड का तो यूज नहीं किया जा रहा, इस सभी चीजों की तरफ, ठीक है। चलो तो इनके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है, ध्यान रखना। अदर क्या है, इंक्लूसिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव सेटिंग के अकॉर्डिंग क्या बात की जा रही है, स्ट्रेटेजी इंक्लूड, ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिव इन द सेंस कि आप जो चीजें मोस्ट ऑफ के लिए अवेलेबल होती है, राइट। इंक्लूसिव गुड्स होती है, एक आपकी होती है एक्सक्लूसिव गुड्स, ऐसी गुड्स जो सबके लिए अवेलेबल है, और ऐसी गुड्स कोई स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर होती हैं जो कि लग्जरी ब्रांड होती है। इन दोनों के बारे में बात करें। इसने कहा कि मैं 3 कंपोनेंट को यहाँ पे मिक्स करूंगा कि आपका सबसे पहले लॉन्ग टर्म का गोल होना चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास काफी सारे अल्टरनेटिव्स आएंगे, उन अल्टरनेटिव में से आपको बेस्ट एक्शन अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। चूजिंग द कोर्स ऑफ एक्शन एंड अपने रिसोर्सेज, चाहे कैसा भी रिसोर्सेज है, पैसे का है, फिनांस का है, फिजिकल रिसोर्सेज का है, या फिर मैन पावर का है, कैसे यूज करेंगे। पर एक्सक्लूसिव कहता है कि भाई मैं इतने लंबे चौड़ी कहानी नहीं करने वाला, मैं केवल फोकस करूंगा उन सभी एक्शन के ऊपर जो कि मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे, दैट्स इट। दिस व्यू फोकस ओनली ऑन एक्शन टेकन टू अचीव द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव। आपके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप वही एक्शन लेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। Create a unique and valuable positions by performing the different activity or performing the similar activity differentially than the competitor। मीन्स कि जो आपका कंपटीटर परफॉर्म कर रहा है, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है, बट आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से सामने वाले से बेटर है कि आपको वो यूनिक एक बढ़िया पोजीशन लेकर आ सके। तो जरूरी है इन छोटी छोटी बातों पर भी हमें फोकस करना पड़ो। क्रिएटिंग अ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशन। अब मैंने आपको बताया ना कि सामान तो भाई ये भी बेच रहा है, एसी ये भी बेच रहा है, XYZ भी बेच रहा है, ABC भी बेच रहा है, पर ABC की बढ़िया रेपुटेशन है, ABC के पास ज्यादा कस्टमर है, क्यों? क्योंकि वो उसकी स्ट्रेटेजी में एक छोटा सा पॉइंट और है, आफ्टर द सेल सर्विस, ठीक है। फीचर्स क्या दिए गए हैं हेनरी मिंट्सबर्ग के अकॉर्डिंग, उन्होंने बोला है कि अगर मैं स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो जरूरी है कि मैं इन 5 P का मैं ध्यान रखूं, जो कि मेरे प्रेजेंट में खड़े होकर मैं फ्यूचर के गोल को डिसाइड कर सकता हूं कि क्या मुझे अचीव होगा या नहीं होगा। इनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे 5 P समझते हैं। सबसे पहला पैटर्न है, प्लान है, पोजीशन है, पर्सपेक्टिव है एंड प्लान। क्या कहता है, देखो पैटर्न का मतलब क्या है, देखो आप लोगों ने अक्सर, अगर आप मेरे जो अगर नए स्टूडेंट है तो आपने नोट किया होगा कि जब हमने लेक्चर को स्टार्ट किया, हमारी क्लास को स्टार्ट किया, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। यस, ये आज नहीं, इवन आप बहुत सारी वीडियो आप लेक्चर देख सकते हैं, अगर पुराने बच्चे तो सबको पता होगा कि जब भी हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल जरूर लेते हैं। और लेक्चर खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं, तो मैं आपको पीछे जो करवाया है थोड़ा सा रिवाइज जरूर करवाती हूँ, जो अगर ये लग रहा है कि हाँ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। यस या नो? अगर नहीं नोट किया तो अब आपसे आज से स्टार्ट कर देना नोट करना, ठीक है। तो ये मेरे बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी पास्ट की परफॉर्मेंस आपकी प्रेजेंट की एक्टिविटी को बताती है कि भाई तुम कैसे बंदे हो। यस या नो? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको गोल अचीव करना है तो यू हैव टू बी फोकस ऑन योर पास्ट एक्टिविटी एज वेल एज प्रेजेंट, जिससे कि आप फ्यूचर को अचीव कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी के अंदर ही बोला गया एक पैटर्न होता है हर एक बंदे का। हर एक बंदे को क्या होता है, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत इरिटेशन होती है अगर कुछ भी थोड़ा सा साउंड आ जाए तो, कुछ ऐसे होते हैं मतलब बहुत मिक्सिंग पे है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि मैं तो केवल पहले पढ़ाई पे फोकस करूंगा, बाद में स्पेसिफिक 1 घंटा गाने सुनूंगा, फिर उसके बाद में काम करूंगा। तो सबका अपना 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 पैटर्न होता है बच्चे। तो पैटर्न दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली फॉलो, जो आप फॉलो करते आ रहे हैं किसी भी कुछ भी काम करते वक्त,
एक्शन ओवर द टाइम। ये आपको डिस्क्राइब करती है आपके पास्ट के बिहेवियर को इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक्टिविटी आप रिपीट कर रहे हैं वो आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्लान का मतलब क्या है? मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, एक छोटा सा स्क्रिप्ट। 3 टाइप के होते हैं, डेलिबरेटली, अनरियलाइज्ड एंड द इमरजेंट। एक तो होता है कि आप ऑन द स्पॉट में बता दो कि भाई एकदम से सारा प्लान बनाना। एक होता है कि आपके एक्शन के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेस पे डिपेंड करते हैं कि आप ये सिलेक्ट करेंगे या फिर ये सिलेक्ट करेंगे। तो इमरजेंट का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप कर रहे हैं, एकदम से नहीं। पर यहाँ पे क्या होता है, एकदम से सिलेक्ट होती है। पोजीशन का मतलब क्या है, आप कोई भी सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी सामान आप बना रहे हैं, मार्केट में आप एंटर करना चाह रहे हैं, तो किस स्ट्रेटेजी से एंटर करें कि आपकी पोजीशन बेटर तरीके से आप होल्ड कर पाए। क्योंकि मार्केट में देखो सब सामान बेच रहे, कोई आज मार्केट में बिल्कुल टॉप लेवल पे है, कोई अभी बिल्कुल लो पे है, कोई मिड पे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ ने किसी चीज को ज्यादा गहराई से जान लिया, तो ऑब्वियस है बढ़िया चल रहे हैं। मीन्स कि आपका मार्केट प्लेस जहां पर आपका प्रोडक्ट सरवाइव करेगा, जहां से कस्टमर आएंगे और तुम लोग खरीदो, तुम मतलब तुम सभी, मैं और तुम सब सारे कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेंगे और मार्केट की ग्रोथ होगी। तो पोजीशन दैट मीन्स जहां एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना कि चूज द राइट प्लेस इन द मार्केट, जिसके कारण आप अपनी कंपिटिटिव पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला, सुना है आप लोगों ने? क्या अब आपको मार्केट में इसकी न्यूज सुनती है? एक टाइम था, उसने बेसिक चीज को पकड़ा था और मार्केट में स्प्रेड किया था, दैट्स इट, राइट। चलो नेक्स्ट आता है आपका पर्सपेक्टिव दैट मीन्स किसी बंदे का देखने के नजरिए के बारे में बात की जा रही है, आप उसको कैसे देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ, ऑर्गेनाइजेशन का व्यू किस, देखो मान लो मैंने यहाँ पे बनाया, आप यहाँ खड़े हैं और मैं यहाँ खड़े हूँ, मेरे को क्या नजर आ रहा है? 9 नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? 6 नजर आ रहा है। तो मैंने तो एक ही शब्द बनाया यहाँ पे, देखने का नजरिया, कि आप किस, मतलब कहते हैं किस पाले में खड़े हो आप लोग, है ना। अगर आपको वो चीज बुरी लग रही है तो दैट मीन्स आपके लिए वो नेगेटिव थॉट्स लेकर आएगी, अगर आपके लिए वो पॉजिटिव है तो आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आएगी। और ये रिफ्लेक्ट होता है द विजन, कल्चर, वैल्यू, माइंडसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स आपकी एक्टिविटी बताती है कि आप जो आज कर रहे हो, जो पीछे आपने किया है, वो ये बताएगा कि आप वही फ्यूचर में इतना ही कुछ कर सकते हो। ठीक है, कुछ बड़ा लेकर कर सकते हो, कुछ छोटा करोगे, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी। ये आपकी विजन को प्रेजेंट करते हैं। ओके, ये आपकी वैल्यूज को प्रेजेंट करते हैं कि आप एथिकली अपना काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, राइट। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स स्ट्रेटेजी एज अ पर्सपेक्टिव मीन्स द अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन विजन, कल्चर, माइंडसेट कि वो क्या करेगी। ये आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करती है, और जो आपकी पोजीशन थी ये आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि क्यों मार्केट में, सोसाइटी में आप आए। सोसाइटी आपकी इंटरनल सोर्स नहीं है, सोसाइटी आपका इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं है, आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। बट जो आपकी विचारधारा है, आपकी वैल्यू है, आपका माइंडसेट है, ये आपकी इंटरनल फैक्टर्स बताएंगे, इंटरनल आपके सिचुएशन बताती है। तो ये इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट होती है जो कि आपको कैसे आप किसी को देख रहे हो। ठीक है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन सी द वर्ल्ड, किस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर वर्ल्ड को देख रही है। तो का मतलब क्या होता है, यहां पर बात करता है कि आप छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक टेक्निक्स को, कहते हैं ना कि तरकीब लगाना, चालबाजी करना, कुछ ऐसी कि आप अपने कंपटीटर से ऊपर नजर आए, दैट्स। तो ये 5 तरीके की फीचर्स थी जो कि आपके हेनरी मिन्सबर्ग के थ्रू दिया गया था कि भाई 5 पी को अप्लाई करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव जल्दी और कंपटीटर से बेटर आप परफॉर्म कर पाए। नेचर ऑफ द स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, नेचर क्या है कि मींस कि कैसे कोई स्ट्रेटेजी आपने जो सोची थी और कैसे वो एक्चुअल में परफॉर्म हो रही है। क्योंकि जरूरी तो नहीं होता, बहुत कम होता है जो हम सोचते हैं वो पूरा का पूरा हो जाता है, बहुत कम होता है बच्चे, बहुत कम, है ना। तो ऑब्वियस है कुछ तो बात होगी, तो यहाँ पे यही बात की गई है। स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं उसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट दोनों को जरूरी है कि हम कंसीडर करके चलें। यस एवरीवन, यस, समझ में आया? क्या आप लोगों को ये पॉइंट याद आया? एक सेकेंड,
मैंने आपको यहाँ करवाया था, कोई दूसरे लेक्चर में करवाया था, आई थिंक मैंने दूसरे लेक्चर में करवाया है। सुनो, कोई बात नहीं, हम फिर कर लेंगे। स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व द बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट के अंदर स्ट्रेटेजी कैन नॉट बी मेड बाय लुकिंग ओनली इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई भी प्लान बना रहे हो, आप एक बड़े लेवल पे जा रहे हो, ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टाटा है, रिलायंस है, ठीक है, इनको प्लान बनाना है, क्या वो अपने इंटरनल वर्किंग परफॉर्मेंस को देखकर ही प्लान बनाएंगे? यस एवरीवन। इवन कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, क्या वो अपने इंटरनल देख के ही प्लान बनाते हैं? नहीं। स्ट्रेटेजी का मतलब ही क्या होता है कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना। आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि आप अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर नजर आ रहे हैं। वो तब नजर आएंगे जब आप हर एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे, इंटरनल के साथ साथ आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने अगर ध्यान हो, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने बात की थी, एक सेकेंड, हमने बात की थी एक कॉन्सेप्ट को, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेसेस के बारे में बात की जा रही है, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी होती है, और टी का मतलब होता है थ्रेट। देखो, अगर मैं आप लोगों को कहूं, आप सभी बच्चे जितनी भी चाहे वो स्टूडेंट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो वर्किंग प्रोफेशन में होंगे। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये बोला जाए कि अगर आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला जाए अगर आपको ऑनलाइन परफॉर्मेंस नहीं आती, जैसे स्कूल के अंदर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, टीचर से बोला गया था लॉकडाउन के अंदर, मेरा ही एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें, पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब स्कूल के अंदर हमें बोला गया था कि जिन भी टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेनी आती है, ऑनलाइन अपना परफॉर्मेंस करनी आती है, तो अपनी लिस्ट, आप लिस्ट में लिखा गया था कि किसको आती है किसको नहीं आती है, अगर आती है तो यस लिख दीजिएगा, अगर नहीं आती है तो नो लिख दीजिएगा। अब जिसको आती है, जैसे मेरे को तो आती थी, मेरे साथ कुछ और भी टीचर्स थे जिनको आती थी, तो उनके पास क्या ये पॉजिटिव पॉइंट बना, हमारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट बना कि भाई हमें इन बाकी पूरे 100 स्टाफ में से हमें इनको क्या आती है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी आती है, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन लगा, जैसे ही लॉकडाउन लगा, तो हमारे पास सबके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, एक मौका आया कि भाई स्कूल के अंदर ना जाते हुए फिर भी हम जॉब पर थे, यस या नो? तो स्ट्रेंथ की वजह से मेरे पास क्या नजर आई, मेरे पास आई बच्चे अपॉर्चुनिटी। तो स्ट्रेंथ क्या थी? मेरी इंटरनल फीचर्स थी, मेरे पास इंटरनल, मेरे पास एडवांटेज था, जिसके कारण मेरे को बाहर से लॉकडाउन लगा, क्या लॉकडाउन स्कूल वालों ने लगाया था? नहीं, सरकार ने लगाया था। एक्सटर्नल जितनी भी एक्टिविटी के कारण आपको कोई फायदा हो रहा है, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। तो ये कैसी हुई है? एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए हैं। कोई भी एक्टिविटी एक्सटर्नल आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रही है जिसकी वजह से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीजें थी। मेरे को इंटरनेट का यूज करना आ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस आने मेरे को आती थी लेनी, ठीक है, जैसे कि जूम ऐप पे होती थी, गूगल मीट पे होती थी, हम इन पे क्लासेस हमने ली थी, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि लॉकडाउन के दौरान भी हम एज एक एम्प्लॉय थे। ओके, अगर मैंने कहूं, मैं ये कहूंगी भाई मुझे तो नहीं आती मैम, तो टीचर, प्रिंसिपल सर ने पता है क्या किया था? उन सभी टीचर को रिमूव कर दिया था कि जब तक लॉकडाउन है आप क्या है, घर पे रहिए, आपको सैलरी स्टेटस नहीं मिलने वाला। ओ, दैट मीन्स इन टीचर के लिए खतरा आ गया भाई, जिनको नहीं आती थी। तो जो वीकनेसेस क्या लेकर आती है आपके लिए, थ्रेट लेकर आती है। तो स्वॉट एनालिसिस मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, स्वॉट एनालिसिस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो बिजनेसमैन इस स्वॉट का यूज करते हैं कि भाई क्या उसके पास इंटरनली पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या उसके पास इंटरनली पॉजिटिव चीजें हैं। ऐसा होता है किसी के पास पैसा ज्यादा होता है, किसी के पास मैन पावर स्किल्ड होती है, जिसकी वजह से उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है, मैन पावर नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो ऑब्वियस है थ्रेट तो आएगा ही आएगा। यस, तो यहाँ पे यही बात की गई है। तो आप इंटरनली और एक्सटर्नल सभी फैक्टर्स को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजिक इज लाइक द मोज़ेक, दैट मींस कि आपके पास छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। पिक्चर्स डिजाइन मेड बाय जॉइनिंग
कोई भी पिक्चर, कोई भी डिजाइन आपने बनाया है, कैसे? स्मॉल स्मॉल ऑपरेशन से, स्मॉल स्मॉल पिक्स के थ्रू। दैट मीन्स स्ट्रेटेजी अकेली ये नहीं है कि भाई मैं तो इसी फैक्टर को कंसीडर करूंगी, नहीं, आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट को, काफी सारे डिपार्टमेंट को, काफी सारे डिपार्टमेंट के प्लान हो गए, एक्शंस हो गए, उनके साथ मिलकर आपको वो एक गोल अचीव होता है। तो ईच पार्ट इज डिफरेंट, हर एक अपना अपना काम अलग अलग कर रहे हैं, पर जरूरी है कि सारों का काम जब वो कर रहा है तो वो एक की तरफ ही रुझान करें, राइट? यस एवरीवन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं, स्ट्रेटेजी क्या है हमारे पास? फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक दैट मीन्स फ्यूचर के बारे में सोचते हो, फ्यूचर की एक्शन के लिए। स्ट्रेटेजी क्या होते हैं? कंबाइन द कंटेंट एंड द प्रोसेस। कंटेंट दैट मीन्स व्हाट विल वी डू, क्या हम एक्शंस ले रहे हैं, क्या हम डिसीजन ले रहे हैं, एंड प्रोसेस दैट मीन्स कि हम हाउ टू डू इट, हाउ विल वी डू इट, कैसे हम किसी चीज को कर रहे हैं, ठीक है? कोई एक्शन ले लिया और एक्शन को परफॉर्मेंस करनी है, उनके बारे में बात की जा रही है। स्ट्रैटेजी एक पूरा बड़ा प्लान होता है और इसके अंदर छोटे छोटे बिस्किट्स के टाइम में कह सकते हैं कि ऐसे हम छोटे छोटे प्लान को फॉलो करते हैं जिससे कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो स्ट्रैटेजी इज सक्सेसफुल तभी होगी जब ये दोनों के दोनों एक साथ चलेंगे। दैट मीन्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ये हमें दोनों एक साथ चलेंगे तब सक्सेस होगी, अदरवाइज एक भी अगर मिसिंग हो गया तो हमारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? आपकी फॉर्मुलेट होती है हर एक डिफरेंट लेवल पर जो मेन टॉप लेवल होता है ना, वो मेन बनाता है, पर जो नीचे जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए हमने कहा कि अब की बार तो ना 20% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ठीक है, ये हमने स्ट्रैटेजी बना ली कि हम कैसे करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना छोटा छोटा प्लान बनाएगा। तो ये आगे भी आएगा कि लेवल ऑफ द स्ट्रैटेजी कितनी है। स्ट्रैटेजी इंटीग्रेट द कंसेप्ट एंड द एनालिसिस। कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका आइडिया, आपका विजन, आप किस तरीके से कोई प्रोडक्ट को इनोवेट कर रहे हैं, किस तरीके से जो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, जो पर्सन का एक्सपीरियंस है, वो कैसे अपने कंपनी को ऊपर लेकर आने में हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, ये सारी की सारी हेल्प करते हैं। यस यू नो, अब एक तो एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, एक बड़ा बच्चा है, उसको ये पता है कि भाई इतने से रास्ते से हमारी साइकिल नहीं गुजरेगी, बट ये क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और इन्होंने तो एक्सपीरियंस करके देख लिया। तो आपकी जो क्रिएटिव जो थिंकिंग है, क्रिटिकल जो थिंकिंग है, उनका यूज करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यूनिक लेकर आ सकते हो। एनालिसिस का मतलब क्या है? आपके पास टूल है जिसके थ्रू आप लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ा कि स्ट्रेंथ है तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी, वीकनेसेस हो रही है तो डेफिनेटली आपके पास थ्रेट आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि पिस्टल हो गया, जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, यहाँ पे लीगल लिखा नहीं हुआ, लीगल हो गया, ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, मार्केट रिसर्च, ये सारे सारे टूल यूज करने जो कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो, ठीक है। नेक्स्ट जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रेटेजी पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई मैनेजमेंट के अंदर, मींस की कंपनी के अंदर जो मैनेजर है किस तरीके से इन टूल्स एंड टेक्निक एंड थिंकिंग का यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों काम होते हैं, है ना। एक ऐसी प्रोसेस, एक बहुत बड़ा एरिया है। तो यहां पर यही कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जस्ट अ सेकंड, हाँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी तो बना ली, पर मैनेजमेंट का काम क्या है कि उसको डिजाइन करना और उसको एक्चुअल में अप्लाई करना, so that the organization can achieve its mission, goal, objective. Got it? एक प्रोसेस है प्लानिंग की, मेकिंग करना, अप्लाई करना उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को, जिससे कि आप प्रेजेंट की पोजीशन पे खड़े होकर आप डिजायर कर रहे हो कि भाई फ्यूचर में हमारी इतनी ये पोजीशन होनी चाहिए। ओके, की फीचर्स क्या है? ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर मिलेगी इसमें कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म आपकी ओरिएंटेशन होते हैं कि आप जो प्लान करते हो वो कम से कम 3 से 10 साल का, 10 से 12 साल का। जैसे कि आपको याद है तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 2030 के लिए बनाया गया था, 2015 आई थिंक 15 पता नहीं 17 में सेट किया गया था, हाँ मुझे रिकॉल हो रहा है 15 पता नहीं 17 में सेट किया था कि हम 2030 तक ये अचीव कर लेंगे। ये प्लान ही तो है लॉन्ग टर्म का।
स्ट्रेटेजी स्टार्ट बाय द डिफाइनिंग द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। पहला स्टेप जरूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, व्हाई। वही बात है ना, अगर आपका व्हाई क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप हाउ अच्छे से क्लियर कर सकते हो, हाउ अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रीच, कहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को पाना चाहती है, फ्यूचर में क्या है, उसका विजन क्या है। अगर विजन क्लियर हुआ तो डेफिनेटली जो वो प्लान करेगा, जो एग्जीक्यूट करेगा, वो बिल्कुल अच्छे से होगा। उनको पता होना चाहिए कि उनके कोर पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विच एक्सप्लेन व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। क्यों ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि जरूरी है कि उनके स्ट्रेटेजी के अंदर जब वो बना रहे हैं तो उनकी जो कोर वैल्यूज है, उनके एथिक्स है, उनकी जो पर्पस है, उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल रेगुलेशंस है, उनको भी वो फॉलो करें। ये नहीं है कि भाई हमने कहा कि भाई प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट हम किसी भी तरीके से कमाए, नहीं, एथिकली कमाना है भाई, ठीक है। सेट द टारगेट फॉर द अचीव द फ्यूचर गोल, फ्यूचर के गोल को अचीव करने के लिए आप टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हेल्प गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पता लग गया कि सामने वाले की जो वीक, अगर मान लीजिए कंपनी को, आपको किसी दूसरे की वीकनेस पता चल जाए, क्या आप उसके ऊपर और ज्यादा काम अच्छे से नहीं करोगे? तो समझो इस बात को, डेफिनेटली करोगे। कहते हैं ना, तभी कहते हैं कि कभी भी अपनी कमजोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता जरूर आता है कि वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाता ही आता है। एंश्योर द एफिशिएंट एंड द इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो फिनांस है, चाहे वो आपके फिजिकल रिसोर्सेज है, इन सब का आपको क्या करना है, एफिशिएंटली यूज करना है कि जिससे लागत कम आए। ओके, आपकी जो कैपेबिलिटी है और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है आपस में फिट होनी चाहिए। मैंने कहा कि भाई मेरे को ऑनलाइन क्लास लेनी आती है तो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो तभी आएगी जब मेरे पास ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मुझे पता हो कि भाई कैसे किसी चीज को एक्सेस करते हैं। तो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। फ्यूचरिस्टिक एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन द नेचर, दैट मीन आपका जो भी प्लान होता है ना, वो आपका फ्यूचरिस्टिक होता है, और सारे के आपका डिसीजन है ना, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर इंपैक्ट डालता है, क्योंकि आपने तो बता दिया कि भाई हमारा गोल इतना है, ये है। अब उसके रिगार्डिंग सभी डिपार्टमेंट अपने अपने प्लान बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये इंश्योर करना है ऑल द फंक्शन वर्क टुगेदर टुवर्ड द कॉमन गोल। सबका ठीक है, अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं, पर सबका गोल एक ही होना चाहिए कि भाई हमें ये अचीव करना है। ओके, कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसके अंदर बीच में चेंजेस आते रहते हैं। रीजन यही है कि भाई यहाँ पर जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है ना, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। जो पिस्टल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ना, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं बिजनेस के ऊपर। इंटीग्रेट द एनालिसिस विद द एक्शन, एनालिसिस टूल्स जो हमने पढ़े हैं, स्वैट हो गया, स्वोट हो गया, ठीक है, और द पिस्टल हो गया। गॉट इट? यस एवरीवन, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजी वर्सेस पॉलिसी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी वर्सेस टैक्टिक्स। सिंपल सिंपल से पढ़ो। स्ट्रेटेजी का मतलब क्लियर है, स्ट्रेटेजी क्या होती है? यस एवरीवन, रिवीजन हो रही है फटाफट। लॉन्ग टर्म प्लान है, और किसके लिए की जाती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। आप ये देखते हैं कि डिसाइड व्हाट शुड बी डन, क्या चीजें हमें करनी है, ठीक है, आपके प्रेजेंट टू लेकर फ्यूचर तक की क्या एक्टिविटी होंगी। आप ये फोकस करते हैं कि हमारे यहाँ पर कंपिटिटिव एडवांटेज हो जाए, हमारे पास एक ऐसी यूनिक फीचर लेकर आऊं जिससे कि मैं अपने कंपिटिटर से यूनिक दिखूं, मेरी ग्रोथ हो, और फ्यूचर में अब मेरे को डायरेक्शन मिल रही है कि भाई मैं करना चाह रही हूं तो क्यों, कैसे करना है, वो अलग बात है। पॉलिसी का मतलब होता है कि आपने कह दिया कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को प्रॉफिट कमाना है, तो ठीक है, कमाओ प्रॉफिट, पर जरूरी है कि प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास एक रूल बुक होनी चाहिए कि भाई इस दायरे में रहकर आप ये काम करना, इससे बाहर निकले तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। मींस कोड ऑफ कंडक्ट कौन बताता है? पॉलिसी बताती है। मींस की जैसे स्कूल के अंदर टीचर्स को पता होता है कि भाई उनके पूरे साल के अंदर 20 से 21 छुट्टियां आप ले सकते हैं, उसमें आपको सैलरी भी मिलेगी। यस या नो? यस। तो यहां पर अगर ये रूल ना बनाया जाए कि भाई 20 तो वैसे आज के टाइम में तो नहीं है, मेरे को जितना याद आ रहा है, हमारे तो यहाँ पर ना आई थिंक 21 मिलती थी, पता नहीं 20 मिलती थी तो उस टाइम पर, अब का नहीं पता मुझे। तो यहाँ पर ना अगर ये रूल ना बनाया जाए ना, तो एम्प्लॉय है ना बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जब चाहे मन मर्जी से अपनी छुट्टियां ले लेंगे। इससे तो भाई स्कूल वालों को नुकसान हो जाएगा,
वो कहेंगे कि भैया लेडीज डिपार्टमेंट वाली टीचर्स तो बहुत छुट्टियां ले रही है, क्योंकि भाई देखो ये घर का काम भी करती है ना, सब कुछ संभालती भी हैं और उसके साथ में जॉब भी करती हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सेहत के ऊपर इतना कम ध्यान देती है नहीं है नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ पर यही बात है, जब तक रूल नहीं बनाएंगे तो वो और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिसी का मतलब क्या है? रूल, रेगुलेशन, टर्म, कंडीशंस, प्रिंसिपल्स, या फिर मैं कहूं कि एक प्रॉपर आपका रूल स्टैंडर्ड जो कि सबको मेंटेन करना पड़ता है, जो कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन लेकर आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में भी फंक्शनिंग करना बेटर रहेगा। अब प्रिंसिपल को पता होता है कि भाई हमने 21 छुट्टी देनी, 20 छुट्टी देनी है, तो 20 से ज्यादा ही एक्स्ट्रा होते हुए आपकी सैलरी कट करना शुरू कर देंगे, दैट्स इट। तो ये कहीं ना कहीं काम करता है। पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपने डिसाइड कर लिया क्या करना है, बट कैसे करना है, हाउ टू एक्ट करने वाली पॉइंट आपका पॉलिसी में आता है। तो डिफरेंस देखो, स्ट्रेटेजी क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है, इसमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। ये कहते हैं भाई ये तो रूल बुक है, ये गाइडलाइंस है कि आपको जो भी डिसीजन लो, जो भी काम करो, तो इनको कंसीडर करके करना। इस पे कहाँ पे फोकस किए जाते हैं? फ्यूचर पे फोकस किए जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि डेली बेसिस पे आपको इसको ध्यान में रखना है। आप बच्चों से के साथ डील करते हो, जरूरी है कि आपको सबको एक साथ ट्रीट करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यस, नेचर कैसे होता है? ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू देयर इज अ एक्सटर्नल फैक्टर, ध्यान में रखना इस बात को। बट ये क्या है? स्टेबल होती है, बहुत कम चांस है वो चेंज। ये नेक्स्ट जाते हैं टाइम ओरिएंटेशन, दैट मींस ये लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट होता है, ये शॉर्ट टर्म एंड रिपीटेटिव है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम ऐसे होते हैं। और ये क्या है? अक्सर टॉप मैनेजमेंट इसको सेट करता है। ये क्या है? ये भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही सेट होता है। फॉर्मेलिटी, ओह माय गॉड, ये तो फिर सिमिलरिटी आ गई। चलो यहाँ पे मिडल भी कर सकते हैं, बट ये क्या है? पॉलिसी स्कूल के प्रिंसिपल ही बनाते हैं। कवर क्या है? यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फैक्टर को यहाँ पे कवर किया गया है, यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट को फैक्टर किया गया। अच्छा, पर्पस क्या है? यहाँ पे गोल को अचीव करना है, यहाँ पे आपके बिहेवियर के ऊपर काम किया जाता है। रूल्स रेगुलेशन क्यों बनाए जाते हैं? बिहेवियर होता है। स्कूल के अंदर ड्रेस कोड क्यों होता है? कि बिहेवियर को बात की जाती है कि भाई आप किसी प्रोफेशन में है, जैसे कि बैंक के अंदर भी एक प्रॉपर क्या होती है? ड्रेस कोड होती है। जैसे हमने जब अपने कॉलेज टाइम में क्या किया था, अपनी एमकॉम बीकॉम की थी, तो वहां पर एक प्रॉपर कोड होता था ड्रेस का। ऐसे कोई ऐसे नहीं जा रहा था घर की ड्रेस में, ऐसे नहीं जाते थे, प्रॉपर कोड होता था। तो यहाँ पे यही बातें की गई, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह सकती हूँ स्ट्रेटेजी क्या बताता है? डायरेक्शन देता है, और उस डायरेक्शन के अंदर काम कैसे करना है, रूल बुक पॉलिसी बताती है। टैक्टिक्स क्या होती है? टैक्टिक्स तो सिंपल सी है, छोटी सी तरकीब लगाना। कोई काम नहीं बन रहा, ये कह रहे हैं कि सीधी उंगली से काम नहीं बन रहा, तो टेढ़ी उंगली करके हम घी लगा सकते हैं, कुछ ऐसा ही है। तो ये तो स्ट्रेटेजी का मतलब तो यहाँ पे सेम ही है। टैक्टिक्स का समझो कि स्पेसिफिक स्टेप लेना जिससे कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सको। मतलब कि ये बहुत बड़ा पार्ट है, एक छोटा टीनी पार्ट है, टीनी छोटा सा। ये डिसाइड करता है हाउ टू डू द वर्क। टैक्टिक्स मीन द स्मॉल स्टेप टेकन टू कैरी आउट द बिग प्लान। एक बड़े प्लान को करने के लिए छोटे छोटे स्टेप। जैसे कि अक्सर ये स्कूल के अंदर मैं अपना स्कूल का एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, और इवन जब मैं पढ़ाती हूँ, अगर मुझे बच्चे की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो जरूरी है कि मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। एकदम से मैं कहूँ ना कि नहीं नहीं मैं एकदम से तुम उनको बता दूं ना, कभी भी ऐसा होता है। जैसे ऑफलाइन क्लास के अंदर मेरे को टेस्ट लेना होता है डेली बेसिस पे, मैं उनका मतलब रूटीन पे मैं चेक करती रहती हूँ कि उनका उन्होंने काम किया नहीं किया, जितना काम दिया था उतना किया नहीं किया। और वीकली मंथली बेसिस पे, जैसे वीक के अंदर मेरा हमेशा एक सैटरडे को जरूरी होता है, मैं टेस्ट जरूर लेती हूँ, जितना भी करवाया उसका टेस्ट। फिर पूरे महीने के आखिरी के 2 दिन फिर टेस्ट होता है कि पूरे महीने में जितना करवाया, कि इससे ये लगता रहे कि हाँ बच्चों को कि हाँ टेस्ट लेने से हमें उनकी परफॉर्मेंस पता चल जाती है। अगर मैं एकदम से मैं उनको कह दूं कि भाई हाँ तुम्हारा टेस्ट होगा, ये होगा वो होगा, भाई ऐसी नहीं होती परफॉर्मेंस चेकिंग। तो ये एक छोटे छोटे पार्ट है। टैक्टिक्स एक ऐसी मतलब ये कह सकते हैं ट्रिक्स जिसके थ्रू हम चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तरकीब है ना। जैसे क्रिकेट की टीम को अगर जीतना है, मैच को जीतना है, तो जरूरी है मैच की जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन को चेंज कर दो। बैटिंग पहले करनी थी या बाद में कर दो, या फिर बैटिंग जिनको पहले करनी थी उनको पीछे लगा दीजिए, बॉलिंग का काम करने के बाद। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये बिल्कुल सिंपल है, इवन आप इसको रीड भी कर सकते हैं, सो सिंपल। ये एक छोटा सा काम है, इसको पूरा करने के लिए ये इसका बड़ा पार्ट है। तो स्ट्रेटेजी क्या है? एक मेन प्लान है, और स्टैटिक्स क्या है? एक आपका टैक्टिक्स क्या है? एक स्टेप है चीजों प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि भाई जो स्ट्रेटेजी के लेवल क्या है, कि देखो हर लेवल पर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, अक्सर टॉप लेवल पे होती है, बट जैसे आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे मैनेजमेंट के भी हमारे पास 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, होते हैं नहीं होते। प्लान जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऊपर वाली टॉप मैनेजमेंट करते हैं, उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हम परफॉर्मेंस करेंगे, एम्प्लॉय से कैसे काम लेना है, वो किस में आती है, सभी अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं नहीं करते। तो यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी भी क्या होती है, ठीक है टॉप लेवल पे मैनेजमेंट ने सेट कर दी है, ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट मैनेजर जो होता है ना, वही डिसाइड करते हैं कि भाई क्या स्ट्रेटेजी को हम यूज करने वाले हैं, बट जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल आएंगे, उनकी खुद की अपनी पर्सनल खुद एक स्ट्रेटेजी होती है कि भाई अब सबका देखो काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना, तो वो अपने अपने हिसाब से करेंगे। अक्सर इसमें 3 ही तरीके की स्ट्रेटेजी है, कॉर्पोरेट लेवल पे है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होती है, बिजनेस लेवल दैट मीन्स हर एक बिजनेस यूनिट होती है, फंक्शनल लेवल दैट मीन्स जो आपके हर एक डिपार्टमेंट वाइज होती है ये, इसी के अंदर फिर एक और आ जाता है आपके पास ऑपरेटिंग लेवल, जो कि आपके कई बार पार्ट में भी इंक्लूड नहीं की जाती, बट फिर भी हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजी किसके बेस पे बनाई जाती है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिटरमाइन किया, ठीक है। व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, और ये टॉप मैनेजमेंट करते हैं ना, तो इसके अंदर जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया है, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और ये इनका काम सबसे ज्यादा रिस्की और सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट और प्रॉफिट इंटेंशन इनकी रहती है कि हाँ भाई हम प्रॉफिट ज्यादा कमाएं, और इनका मोटिव क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक गोल को अचीव करना होता है, ठीक है। ये यहाँ है और वहां के लिए सोचते हैं, इनका जो काम है बहुत ज्यादा रिस्की वाला काम होता है, जैसे किसी के साथ बैचअप करना है, मर्ज करना है, एक्वायर करना है किसी को, तो ये जो टॉप मैनेजर है वही करेंगे, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि टाटा ग्रुप है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने आप को, स्टील में तो हम काम कर ही रहे हैं, हम आईटी में भी करेंगे, ऑटोमोबाइल में भी करेंगे, एनर्जी सेक्टर में भी करेंगे। अब टाटा ग्रुप है, मेन हेड है, स्टील में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भी काम करेंगे, ये कह रहे हैं कि हमारी अलग से भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग से बिजनेस की इन यूनिट्स में भी हम काम करेंगे। तो ये डिसीजन लेना कौन है, टॉप मैनेजर करेंगे। बिजनेस लेवल आ जाता है कि इनके अंदर अलग डिसीजन होगा, इसके अंदर अलग डिसीजन होगा, इसके अंदर अलग डिसीजन होगा, इनके अंदर अलग डिसीजन, मींस कि बिजनेस टू बिजनेस अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होने वाली। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली विद इन द एनवायरमेंट, how each strategic business unit achieve the corporate goal। इसके अंदर क्या क्या काम आ सकते हैं, प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव टू ईच बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जितने भी बिजनेस है ना बेटे, ध्यान से सुनना इस बात को, कि आपके पास स्टील का है, आईटी का है, ऑटोमोबाइल का, सर्विस सेक्टर का है, इन सब के लिए अपनी खुद की पर्सनल अपनी अपनी क्या होने वाली स्ट्रेटेजी होने वाली, जिसके थ्रू अपने गोल को अचीव करेंगे। और वो क्या है, जैसे कि टॉप लेवल ने जो काम सौंपा है, अब मिडिल लेवल का काम बन जाता है कि जिस तरीके से ऊपर से हमें रूल मिले हैं, हम उसके रूल रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट बाउंड्री को हम ध्यान में रखें कि हमें किस में रहकर काम करना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी बिजनेस यूनिट भी क्या होती है, एक तरफ से उसको वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, जो किसने सेट किए हैं, कॉर्पोरेट लेवल ने सेट किए, टॉप लेवल ने सेट किए। फंक्शनल लेवल में स्ट्रेटेजी क्या होती है, जहां पर अब देखो, यहाँ पर देखो स्टील टाटा एक मेन ग्रुप हो गया कॉर्पोरेट, इनके सब ग्रुप आए जिसे हम बिजनेस यूनिट कह सकते हैं, 1 2 3 4। अब इसके अंदर भी हर एक के अंदर भी क्या परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा जो सामान को खरीदेगा, ठीक है, उससे पहले क्या होने वाला है, बजट डिपार्टमेंट होने वाला है कि किसके ऊपर कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है, सेल डिपार्टमेंट होगा, सेल कितनी होगी उसके थ्रू हमारा पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मीन्स कि हर एक डिपार्टमेंट का काम, हर एक डिपार्टमेंट का फंक्शन अलग अलग है या नहीं है, तो इन सब की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो सबसे पहले ये था, सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 था, फिर हमने क्या बना दिया, बिजनेस की यूनिट बना दी, फिर इनके अंदर सबके अपने अपने क्या होंगे, फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे, जैसे परचेज हो गया, सेल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, बजट हो गया, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, सबके अलग अलग होंगे। सो स्ट्रेटेजी फॉर द इंडिविजुअल फंक्शन लाइक दैट मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, एचआर, प्रोडक्शन, ठीक है।
और ये क्या करेंगे, छोटे छोटे प्लान बनाएंगे उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। नेक्स्ट जाता है ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, ऑप्शनल होती है, जिसके फंक्शन के अंदर भी जो फंक्शनल लेवल हमने बनाया है, जैसे हमने बोला कि मेरे पास क्या है, परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी सब डिपार्टमेंट, कुछ इस तरीके से सब फंक्शन का। ओके, तो ये सबका मैंने इन शॉर्ट में भी दे दिया, तुम लोग पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या है, अब ये बहुत इजी लगेगी क्योंकि वो जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी है ना, ये सारी की सारी यही है। देखो क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटेजी को यूज करने से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ना आज के टाइम में ना कंपटीशन को बहुत ज्यादा फेस कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन दर बदर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अनसर्टेन है चीजें, क्या आप ये कह सकते हैं कि आज ये है तो क्या पता भाई कल दूसरी चेंज हो जाए उसी में। तो अपने आप को सर्वाइव करने में, अपने आप को ग्रोथ करने में, अपने आप की इमेज एज इट इज मेंटेन करने में जरूरी है कि आपको थिंकिंग एंड प्लानिंग का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको दूसरे कंपटीटर को भी देखना पड़ेगा, चीजें अडेप्ट भी करनी पड़ेगी, कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करती है अपने आप को लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेने के लिए, अपने आप की कंपटीशन से अपने आप को ऊपर रखने के लिए, कंपटीटिव एडवांटेज का जो हमने पॉइंट पढ़ा था। फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, जैसे जैसे सिचुएशन आती है हम वैसे वैसे अपने आप को चेंज कर लेते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ये पॉइंट मैंने तभी आपको समझाया था एग्जाम्पल के अंदर। ये आपकी डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से कोई चीज को काम करना है। हमें ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से हम किसी भी काम को परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास एक रोड मैप है तो, ठीक है। हम एम्प्लॉय को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि भाई आज तुमने इतना सारा काम कर दिया, बहुत बढ़िया, आपको इंसेंटिव देंगे, आपको बोनस देंगे, या आप उनको छुट्टियां ज्यादा दे सकती हैं, राइट। आप ये हर एक चीज मल्टीपल लेवल पर होता है। और इवन आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कोऑर्डिनेशन और रिसोर्सेज को एनहांस करते, क्योंकि रोड मैप में पता है क्या होता है कि मान लीजिए ये डिसाइड होता है कि कौन बंदा भाई किसके नीचे काम कर रहा है, किसको किसे रिस्पॉन्स करना है, किसे किसे नहीं करना। तो कोऑर्डिनेशन ऑब्वियस है साथ में बनेगा। कम्युनिकेशन दैट मींस आप इजी से अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकते हो सामने वाले पर्सन को। तो ओवरऑल मैं ये कहूं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सक्सेस मिलनी है तो स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको डायरेक्शन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है और ओवरऑल रोड मैप मिल जाता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हो जाता है चैप्टर फिनिश। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो दिसंबर 2024 में और जून 2025 में आया। स्ट्रेटेजी क्या होती है, लेवल एंड इंपॉर्टेंस, जो भी हमने यहाँ पे की, ठीक है, डिफरेंट लेवल क्या है। ओके, चलिए तो यहाँ पर हो जाता है चैप्टर फिनिश। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के बारे में। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट में क्या है, बात करते हैं स्ट्रेटेजी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या इतना रोल अदा करता है, इन सब के बारे में। उम्मीद है आप सभी को ये जो लेक्चर है अच्छे लग रहे होंगे। फिर भी कोई सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, आप दे सकते हैं। टाइम बहुत कम है, मुझे भी पता है। सो डेली कोशिश रहेगी कि 22 और 23 की लेक्चर आते रहे, 4 के लेक्चर आते रहे। इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम जल्द ही लेकर आएंगे, बट पहले हम अपना पूरा सिलेबस करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव अ नाइस डे। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अच्छा जाएगा एग्जाम, टेंशन ना लो। जैसे MCQ 24 बढ़िया गया था, जो जो तरकीब मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आई थी, उसमें से ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताने की जरूरत नहीं है, आप चैनल पर विजिट करेंगे ना, MCQ 24 की वीडियो देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए। मैं नहीं कह रही, वीडियो लेक्चर आपको बताएगा, ठीक है। सो बाय बाय।